हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ वचन अध्ययन पे। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग बढ़िया होंगे, सब लोग ज़बरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, EMRS 2025 Tier 1 की जो हमारी क्लासेस चल रही थी उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड की हम क्लास करने वाले हैं। टॉपिक है आपका ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। टीचिंग एप्टीट्यूड की 2-3 क्लासेस ऑलरेडी मैंने करवा दी है। बेसिक्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड की 2 क्लासेस करवा दी है। लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं इसकी क्लासेस आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम करेंगे कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या होती है। जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस टॉपिक से जुड़ी हुई वो सारी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो जो है वो आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहने वाली है, तो किसी भी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। अब क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटा-सा हमारे बैचेस के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन या फिर इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी और भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे कोर्सेज़ को परचेज़ कर सकते हो। जैसे कि हिंदी साहित्य प्लस पेपर 1, यूजीसी नेट जेआरएफ का बैच हमारे यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है। अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो यूजीसी नेट जेआरएफ, आप ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स जो है वो परचेज़ कर सकते हो। ये नोट्स आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेंगे और एनटीए के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड ये आपका पूरा सिलेबस को कवर करते हैं और 1 to 10 यूनिट्स सारी आपके नोट्स के थ्रू कवर हो जाएगी। आगे हम बढ़े तो हिंदी साहित्य का अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसका फाउंडेशन कोर्स है हमारे पास में, आप वो परचेज कर सकते हो। सारी इसमें यूनिट्स आपकी 10 यूनिट्स कवर करवाई जाएगी। आपको रिविजन के नोट्स मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको यूनिट वाइज नोट्स और प्रीवियस ईयर की क्लासेस जो है वो भी इसमें आपको बैच में मिल जाएगी। ये पूरा आपका हिंदी साहित्य का दिसंबर 2025 का फाउंडेशन बैच रहने वाला है। अगर आपको पेपर 1 का कोर्स चाहिए तो कंप्लीट क्लासेस है, पीवाईक्यूज है, टेस्ट है, स्टडी मटेरियल है, रिवीजन सेशंस होंगे और बाइलिंगुअल कंटेंट है। ये सारी चीज़ें आपको पेपर 1 के बैचेस में भी देखने को मिल जाएगी। आपको अगर महापैक चाहिए जिसमें आपको 10 प्लस यूजीसी नेट जेआरएफ के बैचेस इसमें मिल जाएंगे। जितने भी टेस्ट बैचेस होंगे, नोट्स के बैचेस होंगे, रिवीजन के बैचेस होंगे, प्रैक्टिस बैच होंगे और जितने भी अन्य सभी अपकमिंग बैचेस हैं वो सारे आपको इस एक ही महापैक के अंदर मिल जाएंगे। तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। हिंदी साहित्य के अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप उसके हैंड रिटन नोट, उसके नोट्स जो है वो ले सकते हो। 1 to 10 जितने भी यूनिट्स है वो सारे यूनिट्स इसमें कवर हो जाएंगे। आपके रिवीजन के नोट्स होंगे 200 पेजेस के और 40 पेजेस के इसमें वन लाइनर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ये इसका प्राइस है। यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप अपनी कोई भी क्वेरीज है तो आप यहाँ पे हमारे साथ में शेयर कर सकते हो। आपको हिंदी साहित्य का अगर जेआरएफ का और असिस्टेंट प्रोफेसर का दोनों का कोर्स चाहिए तो आप परचेज कर सकते हो। इसमें हिंदी साहित्य से जुड़े हुए यूजीसी नेट की पूरी क्लासेस मिलेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लासेस मिलेंगी, पीवाईक्यू प्लस प्रैक्टिस क्लास मिलेगी और नोट्स प्लस टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, आपको अगर पीवाईक्यू का बैच चाहिए कि मुझे तो पिछले 5 साल की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, मुझे नोट्स चाहिए, टेस्ट चाहिए, तो भी आप इस हमारे पेपर 1 की पीवाईक्यू बैच को परचेज कर सकते हो। और अगर आपको कॉमर्स का बैच चाहिए प्लस पेपर 1 का बैच चाहिए तो भी आप यहाँ पे इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि मैं यूजीसी नेट की तैयारी नहीं कर रही हूँ, मेरे को किसी दूसरे है ना कॉम्पिटिशन एग्जाम की कोर्स चाहिए, तो EMRS की कोर्सेज जो है वो भी हमारे चैनल के ऊपर उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हो। आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्स में एनरोलमेंट लेना है वो भी आपको हमारे जो एप्लीकेशन है उसमें मिल जाएगा। आपको नोट्स चाहिए, आपको ई नोट्स चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको LT ग्रेड के लिए कोई भी कोर्स चाहिए, आपको TGT PGT का कोई भी कोर्स चाहिए, सारी ही कैटेगरी के कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से एचएन अध्ययन का एप्लीकेशन और ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पे हमको कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो 9450403952। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है। आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी आपको दिक्कत होती है, कुछ भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो आप इन नंबर के थ्रू हमसे अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करवा सकते हो, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये कोर्सेज के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी यानी कि ब्लूम्स का वर्गीकरण। अब ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है, ब्लूम्स का वर्गीकरण जो है वो क्या है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका अगर छोटा सा इंट्रोडक्शन देखें तो इंट्रोडक्शन क्या कहता है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है वो 1956 के अंदर डेवलप करी गई थी। किसने करी थी, बेंजामिन ब्लूम्स के द्वारा ये विकसित करी गई थी, इसलिए इसका नाम रखा गया है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ठीक है, हिंदी में देखें तो क्या बोला है, ब्लूम्स का वर्गीकरण। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक ढांचा है जिसे बेंजामिन ब्लूम्स ने 1956 में विकसित किया था। इसका उद्देश्य शैक्षिक अधिगम उद्देश्यों को जटिलता और विशिष्टता से विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत करना है। ये शिक्षकों को सीखने में लक्ष्य, शिक्षण विधियां और मूल्यांकन को योजनाबद्ध ढंग से
बनाने में मदद करता है। क्या है ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? ये टैक्सोनॉमी एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जो कि लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेसिफिसिटी पे फोकस करता है। इट हेल्प्स टीचर्स डिजाइन लर्निंग गोल्स, टीचिंग मेथड एंड असेसमेंट इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। भाई टीचर्स जो है वो बच्चे को किस तरीके से पढ़ा सकते हैं, उनके लर्निंग गोल्स किस तरीके से होने चाहिए, टीचिंग के मेथड्स किस तरीके से होने चाहिए, मूल्यांकन की विधियां किस तरीके से होनी चाहिए, वो सारा एक सटीक ढांचे के रूप में बना रहे, योजनाबद्ध ढांचे के रूप में वो बना सके, इसमें मदद करती है ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी। ठीक है, कब बनाई गई थी? ये 1956 में इसका विकास हुआ था, इसको डेवलप किया गया था। किसने किया था? बाय बेंजामिन ब्लूम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये ब्लूम्स ने यहाँ पे 3 डोमेन जो है अपनी टैक्सोनॉमी को 3 डोमेन के अंदर वर्गीकृत किया है। अब ये 3 मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? सबसे पहला डोमेन इन्होंने बताया है कॉग्निटिव डोमेन, जिसको हिंदी में संज्ञानात्मक डोमेन के नाम से, संज्ञानात्मक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ये किससे जुड़ा हुआ है? ये आपके नॉलेज से, आपके थिंकिंग स्किल्स से, आपके ज्ञान से, समझ से और मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित है। ठीक है, अभी डिटेल में सबको हम कवर करेंगे। एक डोमेन है आपका दूसरा वाला भावात्मक डोमेन यानी कि अफेक्टिव डोमेन। ये आपके रवैये, आपकी भावनाएं और आपके मूल्यों से संबंधित है, आपके एटीट्यूड्स, फीलिंग्स और वैल्यूज से जुड़ा हुआ है। और थर्ड आता है साइकोमोटर यानी कि क्रियात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक डोमेन। ये आपका शारीरिक कौशल और कार्यों से संबंधित है, ये आपका फिजिकल स्किल्स और एक्शन से जुड़ा हुआ है। यानी कि अभी तक हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि बेंजामिन ब्लूम्स जो है इन्होंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दी है, यानी कि अपना एक ब्लूम्स का वर्गीकरण दिया है। और इस वर्गीकरण से ये क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि एक टीचर जो है वो अपने टीचिंग के उद्देश्य किस तरीके से बना सकता है, टीचिंग के मेथड किस तरीके से बना सकता है, उनका मूल्यांकन किस तरीके से कर सकता है, कि योजनाबद्ध तरीके से उसमें हेल्प करती है ये वर्गीकरण। ठीक है, अब इस वर्गीकरण में ब्लूम्स ने क्या किया है? 3 अलग अलग क्षेत्र बताए हैं। एक है कॉग्निटिव डोमेन जिसको संज्ञानात्मक डोमेन कहते हैं, एक है अफेक्टिव डोमेन जिसको भावात्मक डोमेन कहते हैं, भावनात्मक डोमेन, एक है साइकोमोटर डोमेन जिसको क्रियात्मक डोमेन कहते हैं। अब कॉग्निटिव डोमेन आपके थिंकिंग, आपके ज्ञान, आपकी बुद्धि से जुड़ा हुआ है। अफेक्टिव डोमेन जो है वो भावनात्मक है, यानी कि आपकी भावनाओं से, आपके मूल्यों से, आपके रवैये से, आपके व्यवहार से जुड़ा हुआ है। और साइकोमोटर डोमेन है क्रियात्मक क्षेत्र जो कि आपके शारीरिक कौशल, आपकी क्रियाओं से जुड़ा हुआ है, आपकी स्किल्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये डिटेल में क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले है आपका ज्ञानात्मक या फिर संज्ञानात्मक डोमेन जिसको इंग्लिश में कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में ये कॉग्निटिव शब्द जो है वो आप काफी बार आपको सुनने को मिलेगा। अब ये कॉग्निटिव शब्द का मतलब क्या होता है? जहां पे आप ये कॉग्निशन वर्ड देख लो, समझ जाना आपके ब्रेन की बात हो रही है, आपके माइंड की बात हो रही है, आपके दिमाग की बात हो रही है वहां पे। ठीक है, आपकी जो भी नॉलेज आपके दिमाग में है, जो भी चीज आपके ब्रेन से, आपके माइंड से जुड़ी हुई है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉग्निशन कहते हैं, यानी कि संज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो अभी संज्ञानात्मक डोमेन जो है ये भी आपके माइंड से जुड़ा हुआ होगा। ये कहते हैं यहाँ पे कि ये क्षेत्र मानसिक कौशल और ज्ञान के विकास से संबंधित है। ब्लूम्स ने इसे 6 क्रमिक स्तरों में विभाजित किया है जो कि सरल से जटिल सोच तक जाता है। यानी कि कॉग्निटिव डोमेन जो है ब्लूम्स ने इसको 6 अलग अलग हायरार्किकल लेवल्स में डिवाइड किया है, जो कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स थिंकिंग की तरफ जाता है कि एक बच्चे के अंदर हम सोच को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, बच्चे की बुद्धि का विकास हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसके कुछ लेवल्स बताए हुए हैं। जो कितने हैं? टोटल 6 लेवल है कॉग्निटिव डोमेन के अंदर। ठीक है, तो कॉग्निटिव डोमेन जो है आपकी मेंटल स्किल्स, आपके मानसिक कौशल के ऊपर फोकस करता है कि बच्चे के जो मानसिक कौशल है, बच्चे की जो मेंटल स्किल्स है, जो बच्चे की जो नॉलेज है, बच्चे की जो बुद्धि है, उसका विकास कैसे करना है, दिमाग का विकास कैसे करना है। और उसमें बेंजामिन ब्लूम्स ने यहाँ पे अलग अलग लेवल्स बताए हुए हैं, टोटल 6 लेवल्स को बताया हुआ है। ठीक है, कि बच्चा किस तरीके से सोच सकता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ किस तरीके से उसकी बुद्धि जा सकती है, सरल से जटिल की तरफ। 6 जो लेवल है वो कौन से है? सबसे निचला लेवल है, सबसे पहला लेवल है ज्ञान यानी कि नॉलेज। इसमें क्या होता है? रिकॉल फैक्ट, टर्म्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो करे जाते हैं। यानी कि नॉलेज जो है वो आपका सबसे पहला स्तर है। यहाँ पे हम बच्चे को सबसे पहले किसी भी चीज के बारे में सिर्फ ज्ञान देते हैं, वो चीज क्या है उसके बारे में समझाना, लिखाना, पढ़ाना, ये सब कुछ बाद में होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे बच्चे को किसी भी नई चीज के बारे में ज्ञान देते हैं। दूसरा आपका स्टेज आता है जिसका नाम है कॉम्प्रीहेंशन, या फिर इसको हिंदी में समझ का स्तर, समझ भी कहते हैं, या फिर इसको अंडरस्टैंडिंग लेवल भी आप समझ सकते हो। ये वाला लेवल क्या है? यहाँ पे हम बच्चे को चीजें या फिर कॉन्सेप्ट या फिर नए नए आइडियाज एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे चीजें जो है
वो समझाने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करते हैं। पहला है आपका ज्ञान का स्तर, आपका नॉलेज का लेवल। उसमें क्या करेंगे, टीचर सिर्फ और सिर्फ बच्चे को ज्ञान जो है वो देने की कोशिश करेगा, सिर्फ उस चीजों को रटवाने की कोशिश करेगा, सिर्फ ज्ञान देगा। लेकिन दूसरा चरण है आपका समझ का स्तर। इस वाले लेवल में क्या होता है, इस वाले लेवल में टीचर जो है वो बच्चे को चीजें समझाने की कोशिश करता है, वर्णन करने की कोशिश करता है और समझाने की कोशिश करता है। तीसरा आता है आपका एप्लीकेशन यानी कि प्रयोग करना। अब तीसरे चरण में क्या होगा, बच्चे ने पहले चरण में और दूसरे चरण में जो भी कुछ सीखा है वो तीसरे चरण में वो सारी सीखी हुई चीज को अपने निजी जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करता है। चाहे आपने कितनी भी चीजें सीख ली हो, आप अगर उसको अपने निजी जीवन में अप्लाई नहीं करते हो तो वो चीजें जो है वो आपको सही ढंग से नहीं आती है। ठीक है, तो अप्लाई करना, एप्लीकेशन करना, अनुप्रयोग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो लागू करना, चीजों को हल करना, अपने निजी जीवन में लागू करना होता है आपका तीसरा स्टेज, जिसको एप्लीकेशन कहते हैं। फोर्थ चरण आता है आपका विश्लेषण का, एनालिसिस का। इसमें क्या होता है, ब्रेक इन्फॉर्मेशन इनटू पार्ट्स एंड एक्सप्लोर रिलेशनशिप। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, अभी तक उसने जितना भी कुछ सीखा है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में वो ब्रेक करने की कोशिश करता है, यानी कि चीजों का विश्लेषण करता है। विश्लेषण कैसे करते हैं, कोई भी एक चीज है तो उसको छोटे छोटे भागों में हम तोड़ के देखते हैं और उसके हर एक एक भाग को फिर समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि चीजों का विश्लेषण करते हैं। पांचवा चरण आता है आपका सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नई चीजों का हम निर्माण करते हैं, कंबाइन करते हैं एलिमेंट्स को और उससे नए स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। विश्लेषण में हमने क्या करा था, कोई भी एक चीज है इसको समझने के लिए इसका विश्लेषण कैसे करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ेंगे, 5 टुकड़ों में तोड़ लिया, कितने भी टुकड़ों में इसको तोड़ लेते हैं और फिर इसका विश्लेषण करते हैं। लेकिन संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस कैसे करते हैं, कोई भी छोटे छोटे से टुकड़े हैं, इनको सबको मिला के हम एक चीज फॉर्म करते हैं और कोई भी एक नई चीज बनाने की कोशिश करते हैं और वो नई चीज बनाते हैं, उसको ही हम संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस कहते हैं। और लास्ट चरण आता है आपका मूल्यांकन, जहाँ पे बच्चा जो है वो जज करता है, निर्णय लेता है, अपना मूल्यांकन करता है और देखता है कि अभी तक उसने क्या क्या सीखा, क्या उसको आया, क्या उसको नहीं आया। ठीक है, आगे 6 स्टेप्स आपको समझ में, एक बार फिर से आपको यहाँ पे मैं समझा देती हूँ। सबसे पहले तो आपका नॉलेज का स्टेज आता है, जहाँ पे बच्चे को टीचर जो है वो सिर्फ ज्ञान देता है। अब ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम कॉग्निटिव डोमेन कर रहे हैं कि बच्चे के दिमाग का विकास टीचर कैसे करेगा। सबसे पहले नॉलेज देगा ना उसको, किसी भी चीज के बारे में उसको ज्ञान देगा। आप जब छोटे थे तो हमने पढ़ा था कि ABCD होती है, तो ABCD क्या होती है, A फॉर एप्पल होता है, B फॉर बॉल होता है, ये सब तो हमने बाद में सीखा। सबसे पहले हमने ABCDEFGZ तक पहले ABCD सीखी ना, उसको रटा, उसको याद करा, ABCD के बारे में हमको पता चला कि अच्छा ऐसी भी कोई चीज होती है इस दुनिया में। तो सबसे पहले टीचर किसी भी चीज को पढ़ाने से पहले उस चीज का ज्ञान बच्चों को देता है, यानी कि वो चीज सिर्फ याद करवाने के बारे में उसको बताता है, समझाना तो बाद की बात है। तो सबसे पहले ज्ञान देते हैं, वो नॉलेज हो जाता है। दूसरा आपको कॉम्प्रीहेंशन आता है, जिसको हम अंडरस्टैंड के नाम से भी जानते हैं। अंडरस्टैंड करवाने यानी कि समझाना। अब जब उस चीज का ज्ञान दे दिया तो अब दूसरे चरण में टीचर क्या करेगा, बच्चे को वो चीज समझाने की कोशिश करेगा। तीसरे चरण में उसका एप्लीकेशन यानी कि लागू करना होता है, बच्चे ने वो समझ भी लिया, उसको वो निजी जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करेगा। फोर्थ है एनालिसिस यानी कि उसको एनालाइज करना, उसका विश्लेषण करना। अब जब बच्चे ने उस चीज को अपने निजी जीवन में लागू करना भी सीख लिया तो अब वो क्या करता है, उस चीज को छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ता है, उसको और बेहतर जानने की कोशिश करता है और इसको ही कहते हैं विश्लेषण करना। और फिर पांचवें चरण में क्या करता है, उसका संश्लेषण करता है, उसका सिंथेसिस करता है। सिंथेसिस में क्या होता है, कोई भी चीज है, छोटे छोटे से टुकड़े हैं, आप उन सबको जोड़ के कोई नई चीज का निर्माण करने की कोशिश करते हो। भाई आपने सारी चीजों को समझ लिया, आपको है ना, आपने विश्लेषण भी कर लिया, आपने समझ भी लिया, आपने उसको अपने निजी जीवन में अप्लाई भी कर लिया। अब आप और अपनी बुद्धि का विकास करने के लिए क्या करोगे, जो भी चीजें सीखी है उससे कुछ नई चीजों का निर्माण करोगे। तो वो नई चीजों का निर्माण करते हैं हम संश्लेषण में। और लास्ट आता है आपका इवेल्युएशन यानी कि जिसमें बच्चा क्या करता है, अपना मूल्यांकन करता है और देखता है कि ये 6 चरण के माध्यम से मैंने कितने अपने नॉलेज में विकास करी है, कितने अपने बुद्धि में, अपने दिमाग में विकास करा है। ठीक है, ये 6 चरण आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब ये 1956 में आप सोच रहे हो कि यहाँ पे ओल्ड वर्जन और ये न्यू वर्जन क्या लिखा हुआ है मैडम ने। 1956 के अंदर क्या हुआ था, बेंजामिन ब्लूम्स ने अपनी है ना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दी थी, जिसके 6 चरण बताए थे कि एक टीचर बच्चे की बुद्धि का विकास कैसे कर सकता है। नॉलेज देगा, फिर कॉम्प्रिहेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, सिंथेसिस और लास्ट में इवेल्युएशन आएगा। लेकिन 2002 के अंदर क्या हुआ था, 2002 के अंदर
बेंजामिन ब्लूम्स के ही स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्या करा था, इस बेंजामिन ब्लूम्स की जो है ना टैक्सोनॉमी थी उसको रिवाइज करके नया वर्जन दिया था, जहाँ पे नॉलेज की जगह नाम उन्होंने रिमेंबर रख दिया था, कॉम्प्रिहेंशन की जगह नाम उन्होंने अंडरस्टैंड रख दिया था, एप्लीकेशन की जगह नाम उन्होंने अप्लाई रख लिया था, एनालिसिस की जगह नाम उन्होंने एनालाइज रख लिया था, और सिंथेसिस और इवेल्युएशन को उन्होंने स्वैप कर दिया था, यानी कि सिंथेसिस की जगह उन्होंने इवेल्युएशन कर दिया था और इवेल्युएशन की जगह उन्होंने सिंथेसिस कर दिया था। इसको आप सिंथेसिस या फिर क्रिएट किसी भी नाम से समझ सकते हो। तो बस नीचे के तो 2 चरण हैं, इसको यहाँ पे इन्होंने स्वैप कर दिया, बाकी सबके बस नाम चेंज करे थे। और ये कब हुआ था? 2002 के अंदर हुआ था, ठीक है। 2001 में हुआ था, सॉरी। इनके स्टूडेंट्स थे एंडरसन और कैथरवॉल, ये दोनों बेंजामिन ब्लूम्स के स्टूडेंट थे, जिन्होंने 2001 में रिवाइज करके ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दी थी, जिसमें कुछ कुछ बदलाव करे थे। वो बदलाव क्या है वो मैंने आपको समझा दी, बाकी सबका मीनिंग वो सेम ही है, बस कुछ में नाम चेंज कर दिए थे। और लास्ट का जो 2 है आपके सिंथेसिस और इवेल्युएशन, इनकी जगह अदल बदल कर दी थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आपका अगर पूछा जाए क्वेश्चन, आपके एग्जाम में पूछते हैं कि हाईएस्ट से लोवेस्ट अगर आपको हायरार्की में जमाना है तो सबसे निचला स्तर कौन सा है? याद करना यानी कि रिमेंबर करना, फिर अंडरस्टैंड, फिर अप्लाई करना, फिर एनालाइज करना, इवेल्युएट और क्रिएट करना। सबसे हाईएस्ट स्टेज पूछे तो इवेल्युएट और क्रिएट करना, सबसे लोएस्ट पूछे तो रिमेंबर करना। और ये पूरा 6 स्टेजेस के आपके सीक्वेंस आपको पता होने चाहिए। कॉग्निटिव डोमेन हो गया, दूसरा है भावनात्मक क्षेत्र यानी कि अफेक्टिव डोमेन। अब कॉग्निटिव डोमेन में ब्लूम्स ने क्या बताया कि बच्चे की बुद्धि का विकास कैसे करेंगे। अफेक्टिव डोमेन क्या है? आपका ये भावनात्मक क्षेत्र है, इसमें बच्चे की भावनाओं का विकास कैसे करेंगे, बच्चे के अंदर एटीट्यूड्स, बच्चे के अंदर इमोशंस, उसके वैल्यूज का विकास किस तरीके से करेंगे, यानी कि ये क्षेत्र विद्यार्थियों की भावनाओं, दृष्टिकोण और मूल्यों से संबंधित है। अब बच्चे के अंदर भावनाओं का विकास कैसे करना है, दृष्टिकोण का विकास कैसे करना है, मूल्यों का विकास कैसे करना है, उसके व्यवहार में बदलाव कैसे लेकर आना है, ये सारी चीजें भावनाओं के अंदर आएगी, भावनात्मक क्षेत्र के अंदर आएगी। इसको इंग्लिश में अफेक्टिव डोमेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी कुछ चरण जो है वो ब्लूम्स ने बताए हुए हैं। इसमें टोटल 5 चरण बताए हैं कि बच्चों के भावनाओं का विकास जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं। 5 चरणों के माध्यम से कर सकते हैं। वो 5 चरण कौन कौन से हैं? सबसे पहले बेंजामिन ब्लूम्स ने कहा कि रिसीविंग करना यानी कि स्वीकार करना, स्वीकार करना या फिर प्राप्त करना आप इसको कह सकते हो। रिसीव करने का मतलब है बच्चा सबसे पहले क्या करेगा, किसी भी भावना को, किसी भी व्यवहार को सीखने से पहले वो उस चीज को देखेगा, उसको प्राप्त करेगा। तो सबसे पहला हो गया आपका रिसीव करना। दूसरा आता है रिस्पॉन्ड करना, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिक्रिया देना। आपने कोई भी चीज देखी, अब आप उसकी प्रतिक्रिया में क्या करते हो, क्या आप वैसा करने की कोशिश करते हो या फिर आप कुछ और अलग करने की कोशिश करते हो, है ना। तो वो आप प्रतिक्रिया कैसे कर रहे हो किसी चीज के बदले में, वो होता है प्रतिक्रिया देना, रिस्पॉन्डिंग। अभी इन सबके एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूंगी। तीसरा आता है वैल्यूइंग करना यानी कि मूल्य देना। मूल्य देने का क्या मतलब है, अब कोई चीज अच्छी है, कोई चीज बुरी है, इसका मूल्य हम लगाते हैं। भाई कोई चीज अगर अच्छी है, आपको फायदा हो रहा है, आप सोचोगे यार ये तो चीज अच्छी है, मेरे को वापस से करनी चाहिए। कोई चीज बुरी है जिससे आपको नुकसान हो रहा है, तो आप क्या सोचोगे, ये चीज अच्छी नहीं है, इससे मेरे को नुकसान हो रहा है, मेरे को वापस नहीं करनी चाहिए। उस चीज की वैल्यू क्या है, उस चीज का मूल्य क्या है, आपको पता चल गया। अगर अच्छी है तो मूल्य उसका अच्छा है, अगर खराब है, आपको नुकसान हो रहा है, तो उसका कोई मूल्य नहीं है आपके जीवन में। यही तो होता है मूल्य करना। तो वैल्यूइंग स्टेज क्या होता है, जहां पे बच्चा जो है, जो उसने देखा है, जो उसने स्वीकार कर, जो उसने प्राप्त करा है, जो जिसपे उसने प्रतिक्रिया दी है, तो प्रतिक्रिया से उसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, उससे फिर वो देखता है कि वो चीज उसको वापस से करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। उसको ही कहते हैं कि मूल्य लगाना या फिर वैल्यू करना। फोर्थ आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठित करना। संगठित करने का क्या मतलब है, जो भी आपने चीजें सीखी है उसको अपनी प्रायोरिटीज के अंदर सेट करना, उसको स्ट्रक्चर, उसको एक ढांचे के अंदर सेट करना। और फिफ्थ लास्ट स्टेप आता है आपका व्यक्तित्व बनाना यानी कि कैरेक्टराइजिंग। यानी कि अब यहाँ पे बच्चा क्या करता है, जो चीज उसने सीखी है, जो चीज उसने सबसे पहले चरण में प्राप्त करी थी, स्वीकार करी थी, अब वो उसका कैरेक्टर, उसकी आत्मा, उसकी प्रकृति, उसका नेचर बन चुका है, ठीक है। अब ये क्या है मैडम, इन 5 चरणों के माध्यम से बच्चे के व्यवहार में बदलाव किस तरीके से आता है वो समझाती हूँ। सपोज 2 बच्चे जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। एक भाई बहन है जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। आप रास्ते से जा रहे हो, आप स्कूल से अपने घर पे जा रहे हो और आपने देखा कि भाई बहन जो है वो लड़ाई कर रहे हैं। आपने क्या करा, सबसे पहले वो एक्शन को देखा। तो देखा यानी कि उसको प्राप्त करा, अपने कान से सुना होगा, अपनी आंखों से देखा होगा कुछ चीजें, है ना। तो आपने सबसे पहले क्या करा, उसको प्राप्त करा। तो सबसे पहला चरण क्या हो गया, रिसीव करना, किसी भी चीज को स्वीकार करना, स्वीकार या फिर प्राप्त करना, ठीक है। दूसरा चरण है आपका रिस्पॉन्डिंग यानी कि प्रतिक्रिया देना। अब बच्चे दोनों लड़ाई कर रहे थे, तो आपने क्या करा, आप
घर पे गए और आपकी भी बहन ने या फिर भाई ने आपसे कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो आपने भी उससे लड़ाई करी, आपने भी मार पिटाई करी, 2 थप्पड़ उसने मारे, 2 थप्पड़ आपने मारे। तो क्या है, जैसी चीज आपने देखी वैसी ही आपने प्रतिक्रिया करी। ये तभी तो बोलते हैं बच्चे के सामने ऐसा कुछ मत करो जिससे वो भी वो सेम चीज, गलत चीज वापस से वो खुद भी ना करे। लेकिन आपने तो जो देखा वो सेम टू सेम आपने वापस से रिपीट कर दिया, अपने घर पे जाके आपने वही प्रतिक्रिया दी। तो दूसरा स्टेप क्या हो गया, रिस्पॉन्ड करना यानी कि प्रतिक्रिया देना। तीसरा चरण होता है आपका वैल्यूइंग यानी कि मूल्य देना। अब मूल्य देना कैसे होगा, आपने अपने भाई बहन ने लड़ाई करी आप दोनों ने, तो आपने भी 2 थप्पड़ मारे, उसने भी 2 थप्पड़ मारे, ठीक है, दोनों ने 2-2 थप्पड़ तो खा लिए। मम्मी आई, मम्मी ने दोनों को 4-4 थप्पड़ मारे, है ना, और रात का खाना भी नहीं दिया। तो अब इससे वैल्यू क्या पता चली कि भाई हमको लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, हमको एक दूसरे को मार पिटाई नहीं करनी चाहिए थी। इससे क्या हुआ, हमारा ही नुकसान हुआ। हमको मम्मी ने पीटा वो तो अलग है, और खाना भी नहीं दिया रात का, है ना। तो इससे क्या है, आपको मूल्य पता चला उस चीज का कि लड़ाई करना हमारे जीवन का अच्छा कार्य नहीं है, ये हमको नहीं करना चाहिए, तो हम आज के बाद में कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। आपको वैल्यू पता चल गई इस चीज की। फिर तो आपका तीसरा चरण क्या हो गया, वैल्यूइंग करना। चौथा चरण क्या है, ऑर्गेनाइजिंग यानी कि इसको संगठित करना। संगठित करना यानी कि हम चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना, हमारी कोई भी अलमीरा है तो उसमें चीजों को ऑर्गेनाइज करके कैसे रखते हैं, हमारे अच्छे पहनने वाले कपड़े हैं उनको सबसे पहले रखेंगे, फिर जो हम कम पहनते हैं उनको नीचे रखेंगे, फिर जो सबसे पुराने हैं या जो बिल्कुल भी नहीं पहनते उनको सबसे नीचे रखते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने का क्या मतलब है, अब आपने तीसरे चरण में वैल्यूइंग करा था, मूल्य दिया था, अब चौथे चरण में उसको ऑर्गेनाइज करोगे, यानी कि जो चीजें करने योग्य है वो आपके दिमाग में अलग सेट हो जाएगी, जो चीज करने योग्य नहीं है जिससे आपको नुकसान हुआ था वो चीज आपके दिमाग में अलग सेट हो जाएगी। भाई आपने इतने, आप अगर 5 सालों से पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में आपको क्या क्या करनी चाहिए, आपने क्या गलतियां करी है वो आपको नहीं करनी है, वो आपके दिमाग में अलग जगह पे एक छवि बन गई है कि मैं पहले ऐसे करता था, फिर मैं ऐसे करता था, फिर मैं ऐसे करता था, ये सारी चीजें मुझे नहीं करनी चाहिए, और मैंने ऐसे ऐसे करके चीजें जो है वो करना सीखा ताकि मैं नई नई चीजों को और सीखा, मैं पढ़ाई में आगे बढ़ा, तो ये सारी चीजें मुझे करनी चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, आपके दिमाग में एक संगठन जो है, एक संगठित करके वो सारी चीजें जो है वो जमा हो चुकी है। तो इसको ही कहते हैं फोर्थ चरण में ऑर्गेनाइज करना, कि भाई आपको जीवन में क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, उसका एक ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर जो है वो आपके दिमाग में बन चुका है। और पांचवा चरण है कैरेक्टराइजेशन यानी कि व्यक्तित्व। अब जो चीजें करनी चाहिए वो आप बार बार करोगे और इतनी बार कर लेते हो कि फिर वो चीज आपकी प्रकृति, आपका नेचर, आपका कैरेक्टर बन जाती है। ठीक है, तो ये था आपका व्यक्तित्व बनाना यानी कि कैरेक्टराइजिंग करना। और इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से आपके व्यवहार में बदलाव आ गया। वापस से बोलती हूँ, बच्चे पहले दोनों लड़ाई कर रहे थे, यानी कि आपने उसको देखा, रिसीव करा, फिर आपने भी घर पे जाके लड़ाई करी, उस पर प्रतिक्रिया दी। तीसरे चरण में अब प्रतिक्रिया से क्या हुआ, आपको नुकसान हुआ, 2 थप्पड़ मिले और रात का खाना नहीं मिला, तो उससे आपको पता चला कि मेरे जीवन में इसका कोई मूल्य नहीं है, मुझे ये चीज वापस से नहीं करनी है। तो आपको उसका मूल्य पता चला, भाई मूल्य क्या है उसका, अच्छा है या फिर बुरा है। फिर आपने क्या करा, आप ऑर्गेनाइज करा, क्या चीजें मुझे करनी चाहिए, क्या चीजें मुझे नहीं करनी चाहिए, दिमाग में उसको ऑर्गेनाइज कर लिया। और पांचवें चरण में क्या होगा, अब जो चीजें आपको करनी चाहिए आपने वो बार बार करी। आपको भाई है ना, एग्जाम में फर्स्ट आने से आपको मिठाई मिल रही है, आपको चॉकलेट मिल रही है, किसी की मदद करने से आपको शाबाशी मिल रही है, तो जो चीजें आपको अच्छी लग रही है, जिस चीज से आपको फायदा हो रहा है, आप वो चीज बार बार करते जा रहे हो, और इतनी बार आप उस चीज को दोहरा रहे हो कि वो चीज अब आपका कैरेक्टर, आपका नेचर, आपकी प्रकृति, आपका आत्मा बन चुकी है। और इससे क्या हुआ, आपके व्यवहार में बदलाव आ गया। यही तो हम पढ़ रहे थे अफेक्टिव डोमेन की, बच्चे की भावनाओं का विकास कैसे करना है, बच्चे में व्यवहार का विकास कैसे करना है, इमोशंस का, भावनाओं का विकास कैसे करना है, वैल्यूज का, दृष्टिकोण का, एटीट्यूड का विकास कैसे करना है। इन 5 चरणों के माध्यम से हम बच्चे के अंदर भावनाओं का विकास जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका अफेक्टिव डोमेन। एक लास्ट है आपका साइकोमोटर डोमेन यानी कि क्रियात्मक क्षेत्र। साइकोमोटर डोमेन क्या है, साइको और मोटर, मोटर का मतलब क्या है, स्किल्स यानी कि कौशल, हाथ पांव हम चलाते हैं तो ये क्या है, ये हमारी मोटर एक्टिविटी है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी है। तो यानी कि शारीरिक गति, समन्वय और मोटर कौशल के विकास से संबंधित है। मोटर कौशल यानी कि आपके जो भी फिजिकल एक्टिविटी है, जो भी आपके एक्शंस है उनका विकास करना, आपके अंदर स्किल्स का विकास करना, कौशल का विकास करना। ठीक है, ये होता है साइकोमोटर डोमेन। तो कॉग्निशन आपका दिमाग का विकास, अफेक्टिव डोमेन आपकी भावनाओं का विकास, और साइकोमोटर डोमेन आपके अंदर कौशल का विकास, आपके अंदर मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट कैसे करेंगे, कौशल का विकास कैसे करेंगे, इसके भी चरण बताए हैं ब्लूम्स ने। इसके टोटल 5 चरण बताए हैं। हमने पढ़ा कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे करना है, दिमाग का विकास कैसे करना है, 6 चरण बता दिए। भावनाओं का विकास कैसे करना है, अफेक्टिव डोमेन कैसे करना है, तो उसके 5 चरण बता दिए। अब साइकोमोटर डेवलपमेंट कैसे करना है, मोटर स्किल्स का यानी कि कौशल का विकास कैसे करना है, उसके भी 5 चरण यहाँ पे ब्लूम्स ने बताए हुए हैं। ठीक है,
अब वो 5 चरण क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले है इमिटेशन यानी कि अनुकरण करना। वही सेम चीज़ है, आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करोगे सबसे पहले या फिर कॉपी करने की कोशिश करोगे। फिर अभी इसका भी एग्जाम्पल देके समझा दूंगी। दूसरा है मैनिपुलेशन करना यानी कि चीजों में हेरफेर करना, बदलाव करना। तीसरा है प्रिसीजन करना यानी कि बार बार उस चीज को परफॉर्म करना, उसकी प्रैक्टिस करना। फोर्थ है आर्टिकुलेशन यानी कि उसको कोऑर्डिनेट करना। और फिफ्थ है नेचुरलाइजेशन यानी कि स्वाभाविकता या फिर आपका आत्मा, आपका कैरेक्टर, आपका नेचर। ठीक है, अब इन पांचों चरणों के माध्यम से हम बच्चे के अंदर कौशल का विकास कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई? अगर आपको साइकिल चलाना सीखना है, ठीक है, तो आप कैसे सीखोगे? या फिर आपको डांस करना सीखना है, आपके भैया की दीदी की शादी है, आपको डांस करना सीखना है, तो आप कैसे सीखोगे? सबसे पहले इमिटेशन करोगे। इमिटेशन यानी कि ऑब्जर्व करोगे। आपने कोई भी डांस क्लासेस को ज्वाइन करा तो उसमें जो कोरियोग्राफर है वो क्या करेंगे, आपको पहले गाने के 2-4 स्टेप्स करके दिखाएंगे। तो क्या कर रहे हो? ऑब्जर्व कर रहे हो ना, उस चीज को देख रहे हो ना, अपने कानों से गाने को सुनोगे, अपने आंखों से सर का डांस या मैडम का डांस देखोगे। तो ये क्या है, पहले आपने चीजों को ऑब्जर्व करा, तो वो होता है आपका इमिटेशन करना। दूसरा हो गया मैनिपुलेशन करना। मैनिपुलेशन यानी कि बदलाव करना, हेर-फेर करना। अब सपोज सर जो मैडम आपको जो भी सिखा रहे हैं डांस, वो आपको 2-3 आपको डिफिकल्ट स्टेप्स उन्होंने बता दिए। अब इतने डिफिकल्ट बता दिए कि आपको वो आ ही नहीं रहे। आप क्या करोगे? उनमें अपने अनुसार अपने हाथ-पैर चला के अपने अनुसार उन स्टेप्स को चेंज कर लोगे, उनमें मैनिपुलेशन कर लोगे। आप क्या करोगे? उन स्टेप्स को अपने अनुसार मैनिपुलेट करके चेंज कर लोगे। ये होता है मैनिपुलेशन करना। तीसरा होता है प्रिसीजन। प्रिसीजन यानी कि अब वो सर ने या मैडम ने जो भी आपको स्टेप्स सिखाए हैं, आप क्या करोगे? उसकी तीसरे चरण में बार-बार प्रैक्टिस करोगे। आपको वो डांस सीखना है ना, तो डांस सीखोगे कैसे? बार-बार प्रैक्टिस करोगे तभी तो सीखोगे। हम भी आपको बोलते हैं ना कि आपको अगर एग्जाम की तैयारी करनी तो बार-बार प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस लगाओ। तो वैसे ही डांस सीखना है तो बार-बार प्रैक्टिस करोगे। तो तीसरे चरण में उसका प्रिसीजन होगा, उसकी प्रैक्टिस होगी। चौथे चरण में क्या करोगे? आर्टिकुलेशन करोगे यानी कि कोऑर्डिनेटिंग एक्शंस करोगे। आर्टिकुलेशन करना क्या होता है? संयोजन करोगे। अब आपने जो भी अलग-अलग स्टेप्स सीखे हैं, आप क्या करोगे? सारे स्टेप्स को जोड़ के उस पूरे गाने पे वो सारे ही स्टेप्स 5-10 जो भी स्टेप्स आपको बताए वो सारे स्टेप्स एक साथ में करने की कोशिश करोगे। और पांचवें चरण आएगा आपका नेचुरलाइजेशन यानी कि स्वाभाविकता आपका है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं? व्यक्तित्व भी बोल सकते हैं या फिर आपकी स्वाभाविकता भी बोल सकते हैं। अब 5वें चरण में आप क्या करोगे? अब आपने उस डांस की प्रैक्टिस 50 बार कर ली है। अब आपको वो इतना परफेक्ट तरीके से आ गया है कि आप अपने भाई-बहन की शादी क्या, आगे और 2 शादियाँ किसी की आने वाली हो तो भी आप कर लोगे। आपको पक्के से पक्के वो सारे स्टेप्स जो है वो याद हो गए। क्या हुआ? डांस करना एक स्किल ही तो है, उसमें हाथ-पाँव हिलते हैं, कौशल ही तो है, सीख गए। वैसे ही साइकिल चलाने में क्या है? सबसे पहले देखोगे कि साइकिल कैसे चलाते हैं, कैसे हैंडल घुमाते हैं, कैसे पैडल चलाते हैं, है ना? तो सबसे पहले उसको देखोगे, क्या करोगे? इमिटेशन करना। दूसरा मैनिपुलेशन, अब उसको खुद से करने की कोशिश करोगे। तीसरा प्रिसीजन यानी कि अब साइकिल चलाने की बार-बार प्रैक्टिस करोगे। चौथा आर्टिकुलेशन यानी कि अब धीरे-धीरे एक-एक स्टेप को भैया ने, दीदी ने आपको बताया होगा कि पहले हैंडल को पकड़ो, सामने फोकस रखो, पैडल को गोल-गोल घुमाओ, धीरे-धीरे आगे बढ़ो। तो अलग-अलग जो चरण उन्होंने बताए थे सबको एक जोड़ के क्या करोगे? कोऑर्डिनेट करोगे, संयोजन करोगे और लास्ट में आपको साइकिल चलाने की इतनी बार प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप रात को 2 बजे भी उठ के साइकिल चला सकते हो। वो आपकी स्वभाव बन जाएगा। तो ये होता है आपका स्वाभाविकता। ठीक है? इन 5 चरणों के माध्यम से क्या हुआ? आपने साइकिल चलाना भी सीख लिया, आपने डांस करना भी सीख लिया। ये क्या है? ये आपका कौशल ही तो है, तो कौशल का विकास हो गया। यही हम पढ़ रहे हैं कि साइकोमोटर डोमेन क्या होता है? क्रियात्मक क्षेत्र क्या होता है? जहाँ पे बच्चे के अंदर क्रियाओं का विकास करते हैं, बच्चे के अंदर शारीरिक गति का विकास करते हैं, फिजिकल मूवमेंट का विकास करते हैं और मोटर कौशल का विकास करते हैं, यानी कि स्किल्स का डेवलपमेंट करते हैं। तो आपने डांस करने की स्किल सीख ली, आपने साइकिल चलाने की स्किल सीख ली। इस तरीके से हम बच्चे के अंदर इन 5 चरणों के माध्यम से कोई भी कौशल का विकास कर सकते हैं। तो इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन। ठीक है? तो ये आपके सारे ही स्टेप्स मैंने आपको समझा दिए हैं कि यहाँ पे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या होती है। एक बार फिर से मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। हमने पढ़ा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, बेंजामिन ब्लूम्स ने दी थी 1956 में। इसमें इन्होंने 3 डोमेन्स के बारे में बात करी थी। तो कॉग्निटिव डोमेन जो कि आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है, दिमाग का विकास कैसे करना है, इसके 6 चरण बताए हुए थे। फिर अफेक्टिव डोमेन हमने देखा, भावनात्मक डोमेन जिसमें बच्चे की भावनाओं का विकास कैसे करना है, उसके 5 चरण हमने देखे। और लास्ट में हमने देखा साइकोमोटर डोमेन की बच्चे के अंदर मोटर कौशल का विकास कैसे करना है, उसके भी 5 चरण जो है वो ब्लूम्स ने बताए हुए थे। इन सभी चरणों के माध्यम से बच्चे के अंदर दिमाग का भी विकास
विकास कर सकते हैं, बच्चे के अंदर भावनाओं का भी विकास कर सकते हैं और बच्चे के अंदर कौशल का भी विकास कर सकते हैं। तो यानी कि ब्लूम्स क्या कहना चाह रहे हैं? ब्लूम्स कहना चाह रहे हैं कि एक टीचर को बच्चे का ऑल अराउंड डेवलपमेंट करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबी ज्ञान उसको दे दिया, उसका दिमाग का भी विकास करो, उसकी भावनाओं का भी विकास करो, उसके अंदर कौशल का भी विकास करो, उसके अंदर ऑल राउंड डेवलपमेंट करो, ताकि बच्चे जो है वो सारी चीजें उसको आनी चाहिए, उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, मुझे कमेंट करके अपने रिव्यू जरूर से बताया करो। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए उसका सजेशन भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।